हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र कुमार आपको आपके चैनल एजुकेशन इंजन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के प्रथम अध्याय यानी कि फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, जानेंगे। फिजिक्स क्या होता है और फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाता है, फिजिक्स होता क्या है, इसमें क्या क्या किस चीज के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। व्हाट इज, अपना इंट्रोडक्शन से, व्हाट इज फिजिक्स। तो बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। तो नाउ लेट अस स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है कि फिजिक्स पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, तो फिजिक्स होता क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। तो बच्चों, फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स साइंस यानी कि विज्ञान की वह शाखा है ना, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो एक पार्टिकुलर सेक्शन के बीच में हमारा अध्ययन होगा। क्या होगा? तो हम लोग नेचर के बारे में जानेंगे कि नेचर क्या होता है, नेचर का अध्ययन करेंगे और उसके नियमों का अध्ययन करेंगे। तो जब तक हम उसके नियम को नहीं जानेंगे, तब तक हम उसके लॉ को नहीं जानेंगे, तब तक हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं हम लोग, है ना। वो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं होगा। बस हम लोग ये जान पाएंगे कि वो नेचुरल फिनोमेना हो तो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है। अगर ये जानना शुरू कर दे, उसके लॉज को जानना शुरू कर दे हम लोग कि वो क्यों हो रहा है, तो हम उसे अपने दैनिक लाइफ में यानी कि अपने जीवन में हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम इसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हमारा लाइफ क्या हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे, हमारी कंफर्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। आज से 50 साल पहले जो जिंदगी थी, आज हमारी जिंदगी उससे ज्यादा बेहतर हो गया है। क्यों? तो बिकॉज ऑफ साइंस, है ना। और ये जो फिजिक्स है, ये मुझे क्यों पसंद है, पार्टिकुलरली अगर इंडिविजुअली पूछा जाए कि ये मुझे नेचर के बारे में अध्ययन करना बहुत अच्छा लगता है। ये नेचर के बारे में है, ये मुझे लाइव लगता है, जिससे सारा चीजें मेरे सामने हो रही है ना। तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। ठीक है, अब तो फिजिक्स क्या है, अगर फिजिक्स बोला जाए फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इट इज ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about natural phenomenon and its law, इसके नियम को और प्राकृतिक घटनाएं और उनके नियम को अध्ययन करना है ना। तो ये जो फिजिक्स है, इस साइंस की एक शाखा यानी ब्रांच है, जिसमें हम लोग जितने भी नेचुरल, हमारे चारों तरफ नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके नियमों को जानेंगे, है कि नहीं। तो ये साइंस का अगर पूछा जाए कि सर क्या मोटिव क्या है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ साइंस, तो साइंस का मोटिव क्या है, तो लाइफ को दिन ब दिन बेहतर बनाना, है ना, नए आयाम को खोजना, लाइफ की कंफर्टेबिलिटी को बढ़ाना, है कि नहीं। यही मेरे हिसाब से यही फिजिक्स है, यही साइंस है। तो साइंस क्या है, तो हमारे साइंस क्या करता है, हमारे जीवन को और बेहतर बनाता है, और बेहतर बनाता है। पहले क्या था, तो हाथ वाले पंखा से हम लोग हवा करते थे, उसके बाद फैन आया, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी का विकास हुआ, तो फिर लाइट, रात में भी हम लोग लाइट आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ये देखिए लाइट में वीडियो बनाया जा रहा है। तो लाइट जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी को जानना शुरू किए, साइंस को जानना शुरू किए, तो हमारा जीवन क्या होने लगा, और बेहतर होने लगा। तो अगर हमेशा क्या है, तो हमेशा सुधार की जरूरत होती है, यानी कि हमेशा कुछ भी, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, उसमें दिन ब दिन हम लोग सुधार करते हैं, कंफर्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, कंफर्टेबिलिटी बढ़ाया जाता है और इकोनॉमिकली उसे और चीपर बनाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में क्या हो जाए, टेक्नोलॉजी पहुंच सके और आम आदमी यानी कि निचले स्तर तक के व्यक्ति को भी इसका लाभ मिल सके। इसलिए हमें दिन रात इसके बारे में खोज करते चलता रहता है। ठीक है, ये तो हो गया कि फिजिक्स क्या है। अब सवाल है कि फिजिक्स को पढ़ेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। तो हर सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है, एक भाषा होता है, जिसके जरिए हम उसका अध्ययन करते हैं। तो अब
सवाल ये है कि सर फिजिक्स का क्या लैंग्वेज है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स का लैंग्वेज क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटीज है, यानी कि फिजिक्स को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, फिजिक्स इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो जिस तरह से किसी काम को करने के लिए टूल की आवश्यकता पड़ता है, टूल है कि नहीं, उसी तरह से इस सब्जेक्ट को यानी फिजिक्स को पढ़ने के लिए एक भाषा का जरूरत पड़ेगा। वो भाषा क्या है, तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिक्स की जितनी फेनोमेना है, सारे फेनोमेना इसी फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू डिफाइन किया जाएगा, एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब बात है कि किन किन क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटी बोला जाए, तो इसका क्या डेफिनेशन क्या रखा गया है कि किन्हें हम क्वांटिटीज बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो बोला जाता है कि बेसिक क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे जो फिजिक्स के नियम को डिस्क्राइब करे, ठीक है, जो परिभाषित हो, वेल डिफाइंड हो, और जिसको हम लोग मेजर कर सके, यानी फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज तो all those quantities which describe the physical world or physical phenomena, natural phenomena, which is well defined and measured, जिसको हम लोग अच्छा तरह से मेजर कर सकें। अगर इनको वैसे क्वांटिटी जिनमें ये खूबियां ना हो, यानी जो फिजिकल वर्ल्ड यानी फिजिकल फिनोमिना को डिस्क्राइब ना कर सके, ठीक है, जो कोई वेल डिफाइंड ना हो, है ना, वो क्या है, क्या पता है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या चीज है ना, और जो मेजर ना किया जा सके वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहलाएगा। तो जैसे फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, करंट हो गया। तो इस तरह की तमाम क्वांटिटीज है जो क्या करता है, तो नेचुरल फिनोमेना को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि क्या बुढ़ापा फिजिकल क्वांटिटीज है, ऑनेस्टी फिजिकल क्वांटिटीज है, या फिजिकल क्वांटिटी ऑनेस्टी फिजिकल क्वांटिटीज है कि नहीं, ठीक है। तो ऑनेस्टी फिजिकल क्वांटिटीज है कि नहीं, तो नहीं है। क्यों, ऑनेस्टी क्या है, एक अवस्था है व्यक्ति का, है ना, डिफाइंड है। चलिए एक अवस्था है जिसमें क्या, तो बहुत ईमानदार है, किसी का कोई वस्तु उसके बिना परमिशन के नहीं लेता है, लेकिन कितना ऑनेस्ट है ये नहीं बताया जा सकता है ना। कोई सुंदर है, समवन इज हैंडसम और ब्यूटीफुल, बट कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है, कितना हैंडसम है, ये नहीं बताया जा सकता है। तो इस तरह की क्वांटिटीज क्या होंगे, फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज का भी क्लासिफिकेशन है, यानी कि इसका भी वर्गीकरण किया गया है, यानी इसका भी क्लास है। चलिए क्लास क्या देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।
कि फिजिकल क्वांटिटीज को तीन क्लास में रखा गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो कौन कौन क्लास में रखा गया है? तो बोलता है पहला जो क्लास है, पहला टाइप है वो कैसा है? तो फंडामेंटल या इसको बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी, बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी बोला जाता है। फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। दूसरा कैटेगरी क्या है? दूसरा टाइप, तो दूसरा टाइप हो गया डिराइव्ड, जिसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा क्या है? सी, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जितना भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसके टर्म में फिजिक्स को डिफाइन किया जाएगा, उसको फर्दर तीन कैटेगरी में रखा गया, यानी कि 3 टाइप में रखा गया। पहला टाइप क्या है? फंडामेंटल, दूसरा डिराइव्ड, तीसरा है सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल या फिर बेस फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलेंगे? तो वैसा फिजिकल क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए, जिसको मेजर करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत ना पड़े, है ना, जो क्या हो स्वतंत्र रूप से मेजर किया जा सके। है तो उस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो क्वांटिटीज which are measured independently, जो स्वतंत्र रूप से मापा जा सके, है ना, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी। जैसे तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में 7 फिजिकल क्वांटिटीज आती है। कौन कौन सा? तो पहला हो गया मास, जिसका यूनिट क्या है? तो ऐसा यूनिट है किलोग्राम। फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल। तो किलोग्राम को हम लोग केजी में भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है इसका। दूसरा हो गया मास, दूसरा हो गया लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, और इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा सी, तीसरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो टाइम है। टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डी क्या है? तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका ऐसा यूनिट क्या है? तो एम्पियर। इसको ए या आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। 4 हो गया। 5वां क्या है? तो टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर। इसका ऐसा यूनिट क्या है? इसका ऐसा यूनिट केवी, और इसको ई या हीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। 3 का छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग इसका यूनिट मोल होता है, मोल, है ना, और इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मोल आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो एक यूनिट लेके आया जाता है मोल, है ना। मोल क्या है? तो एक मोल बराबर कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। या तो वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयन हो सकता है ना, जिसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। Na बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे एक दर्जन में क्या होता है? एक दर्जन में 12 पार्टिकल्स या 12 आर्टिकल्स। कोई भी 12 सामान, 12 केला, एक दर्जन में 12 केला, एक दर्जन पेंसिल मतलब 12 पेंसिल, एक दर्जन पेन मतलब 12 पेन। उसी तरह से एक मोल सब्सटेंस का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। अब वो एटम है, आयन है, या रेडिकल है कि नहीं? आयन है, तो जो भी है उतना नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयन के रूप में
वो मेजर किया जाता है। तो ये हो गया 3 की 6। सातवां कौन सा है? तो सातवां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो सातवां ये यहाँ लिख देते हैं ये जी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम लोग कैंडेला में मेजर करते हैं। इसका यूनिट कैंडेला और स्मॉल इसका जो सिंबल है वो CD से यानी कैंडेला हो गया। ठीक है, तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी याद रखना है हमें। कौन कौन सा 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका क्या है इसका यूनिट किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, और बाकी इसका क्या रहा? तो सिंबल। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से निकल के आया है। जैसे हो गया ले वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये देखो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमें लेंथ, ब्रेथ भी लेंथ होता है, हाइट भी लेंथ होता है, यानी लेंथ की मदद से वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इंडिपेंडेंटली मेजर नहीं किया जा सकता है। इसको मेजर करने के लिए क्या चाहिए हमें? तो हमें क्या चाहिए? तो लेंथ का सहारा लेना पड़ेगा। अगर बोले चलो ठीक है ये बताओ वेलोसिटी क्या है? कैसा क्वांटिटी है? जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे? वेलोसिटी क्या होता है? तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो लेंथ होता है। तो लेंथ बाय टाइम। तो वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम दो फिजिकल क्वांटिटी, दो बेस क्वांटिटी पर निर्भर करते हैं, लेंथ और टाइम पर। इस तरह से वेलोसिटी क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो लेंथ और टाइम पर निर्भर करता है, यानी उसे हम लेंथ और टाइम के सहारे मेजर कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वांटिटी हो सकता है, जैसे फोर्स। फोर्स क्या होता है? तो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। मास इंटू एक्सीलरेशन। मास क्या होता है? तो मास। एक्सीलरेशन क्या होता है? तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। तो देखा जा रहा है फोर्स किस पर निर्भर करता है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी मास। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, और बाई टाइम, टाइम पर निर्भर कर रहा है। तो ओवरऑल ये फोर्स जो है मास, लेंथ और टाइम पर निर्भर करता है। यानी फोर्स को मेजर करने के लिए हमें मास का सहारा लेना पड़ेगा, लेंथ का सहारा लेना पड़ेगा और टाइम का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस तरह से देखेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से निकल के आता है। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। एक है प्लेन एंगल, जिसको हम लोग, इसका यूनिट क्या है? तो रेडियन। पढ़ा होगा रेडियन क्या होता है? तो ये आपका एक सर्कल का एक भाग हो गया जिसका आर्क लेंथ l है, और ये मान लेते थीटा है, ये रेडियस हो गया r। तो थीटा बराबर क्या हो जाता है? तो थीटा बराबर होता है l/r, और थीटा का यूनिट क्या है? तो यहाँ पर रेडियन। तो प्लेन एंगल, ये प्लेन में बनाया हुआ एंगल हो गया, है ना। अब एक सॉलिड एंगल अब डिफाइन किया जाता है। एक नया टर्म आ रहा है सॉलिड एंगल, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम जब हम पढ़ेंगे तो सॉलिड एंगल उसमें पढ़ाया जाएगा। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? तो सॉलिड एंगल एक सरफेस के द्वारा किसी पॉइंट पर बनाया गया एंगल, है ना। तो कुछ मेरे पास सामने में एक सरफेस है, या बोर्ड में ये सरफेस है, तो बोर्ड में इतना भाग लेने और इस पॉइंट पर कोई इस पॉइंट पर क्या करें? बोर्ड पे जो भी सरफेस है उसको हम जोड़ दें तो एक कोन का निर्माण करेगा, कोन बनेगा, शंकु। और जो यहाँ पर सेंटर में जो एंगल बनाएगा 3 डायमेंशनल, वो एंगल सॉलिड एंगल कहलाता है कि नहीं। अगर देखें तो अगर मान लिया जाए कि ये हमारा एक सरफेस हो गया, 3 डायमेंशनल सरफेस, और इस पॉइंट पर इसके सरफेस, इसके सर्कमफ्रेंस के जितने भी पॉइंट है सबको मिला दें, तो यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लो रेडियस r है, और ये सरफेस, ये जो सरफेस दिख रहा है वो मान लेते हैं डेल्टा एस। तो ये सॉलिड एंगल क्या होगा? ये डेल्टा एस बाई r स्क्वायर।
है ना। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो इस तरह से आपने देखा क्या कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैज बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, यानी 3 अलग अलग टाइप में बांटा गया। एक को रखा गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, दूसरे को डिराइव में और तीसरे को सप्लीमेंट्री में। तो क्यों रखा गया फंडामेंटल क्वांटिटी में तो वैसे क्वांटिटी को, तो सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो क्या है, जिसको मेजर करने के लिए हमें किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में हमें दूसरे यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर होना पड़ता है ना। इसलिए इसका नाम रखा गया डिराइव, यानी व्युत्पन्न किसी से निकला हुआ है। तो किससे निकला है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से निकला है। जबकि सप्लीमेंट्री 2 और नया क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जाहिर किया गया है प्लेन एंगल के रूप में और सॉलिड एंगल के रूप में। ठीक है, तो प्लेन एंगल क्या हो गया, रेडियन इसका यूनिट, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल यूनिट क्या होता है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को किसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, तो जो वेल डिफाइंड हो और जो मेजर किया जा सके। तो अब तो ये चलिए डिफाइंड है, मास क्या होता है, लेंथ टाइम करंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सारा फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसको मेजर कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें एक यूनिट की जरूरत पड़ेगी। अब देखेंगे हम लोग यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या होता है कि जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो हमें एक रेफरेंस फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत होता है। अगर जैसे मान लिया जाए लेंथ को अगर मेजर करना है, सपोज हमें लेंथ मेजर करना है, तो हमारे पास लेंथ का एक रेफरेंस यानी कि किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग मेजर करते हैं। हमारे पास कुछ भी एब्सोल्यूट नामक कोई चीज नहीं होता है, तो हम क्या हमेशा एक रेफरेंस किसी के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करते हैं। तो अगर हमें लेंथ को मेजर करना है, तो हमें एक रेफरेंस लेंथ लेना पड़ेगा, है ना। रेफरेंस लेंथ लेना पड़ेगा। ये रेफरेंस लेंथ कैसा होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्लस क्या होना चाहिए, तो फिक्स होना चाहिए, चेंज ना, यानी कि इनवेरिएबल। यूनिट का क्या क्वालिटी क्या होना चाहिए, यूनिट का क्वालिटी ऑफ यूनिट क्या यूनिट क्वालिटी होना चाहिए, तो ये इनवेरिएबल होना चाहिए, यानी समय के साथ बदले ना, इनवेरिएबल। और दूसरा इजीली एसेसिबल होना चाहिए, तो वैसा एक क्वांटिटी लेना है जो कि क्या है, इनवेरिएबल हो, यानी समय कंडीशंस के साथ ना बदले और इजीली एसेसिबल हो, और वो हमेशा कहीं पे भी उपलब्ध हो जाए। तो जब भी हम यूनिट लेते हैं तो क्या करते हैं, तो हम एक्चुअली एक स्मॉल और फिक्स्ड और स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हैं और उसी को हम लोग यूनिट मान लेते हैं। तो जैसे लेंथ का यूनिट क्या है, तो मीटर। तो एक फिक्स्ड और स्टैंडर्ड लेंथ ले लिया गया, उसको 1 मीटर बोला गया, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो यूनिट क्या होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो वह स्टैंडर्ड और फिक्स क्वांटिटी जिसके रिस्पेक्ट में हम उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, वही उसका यूनिट कहलाता है। तो जैसे लंबाई का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट 1 मीटर। तो एक फिक्स लेंथ है और एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिया गया, स्टैंडर्ड और फिक्स क्वांटिटी, उसी को यूनिट बोलते हैं। उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो पूरे लेंथ को मेजर करते हैं। अगर हमें बड़ा कपड़ा का टुकड़ा दे दिया जाए तो इस 1 मीटर वाले स्केल से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसको मेजर कर सकते हैं आराम से। मान लिया जाए वो मेजरमेंट आया 10 मीटर। तो इस फिजिकल क्वांटिटी यानी लेंथ का जो फिजिकल क्वांटिटी को
हम लोग लिखते हैं क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये पहला वाला जो टर्म दिख रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरा जो टर्म देखा है एम, ये क्या रहा है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बता रहा है। तो 10 का मतलब क्या हो गया कि वो जो फिजिकल क्वांटिटीज है इस यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज के 10 गुना है ना, 10 गुना है। अगर सपोज मास की बात करें तो मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया है, यानी यूनिट है वो क्या है, केजी है, केजी है ना। तो जितना भी मास होगा हम इस केजी, एक केजी के यूनिट के साथ कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि कितना मास है उस ऑब्जेक्ट का। सपोज कि गोट, एक मान लेते हैं एक एलिफेंट है हमारे पास, और एक गोट। इस गोट के मास को अगर यूनिट मास मान लिया जाए, जो कि फिक्स मास हो, है ना, गोट का एक फिक्स मास को हमने यूनिट मास मान ले और इसे कंपेयर करें, और मान लीजिए कंपेयर करने पर क्या पता चलता है कि वेट ऑफ एलिफेंट जो है वो 10 या 100 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ गोट या मास ऑफ। तो यहां से हम अगर वेट ले लिए, अगर मास ले तो मास क्या होता है, मास ऑफ एलिफेंट, मास ऑफ एलिफेंट बराबर होता मास ऑफ गोट। यानी गोट का मास क्या है, यूनिट मास यहाँ पर है, और एलिफेंट क्या है, तो उस गोट के मास से 100 गुना ज्यादा भारी है ना, ज्यादा मास है इसका, एलिफेंट का। तो क्या कर रहे हैं हम, यूनिट मास के साथ इसके मास को क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। तो हमें क्या मिला, 100 क्या होगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना, उस यूनिट से कितना भारी है, कितना कम, कितना ज्यादा है। तो ये 100 है। 100 का मतलब क्या होगा कि इस यूनिट से ये एलिफेंट का जो वेट मास है 100 गुना ज्यादा है। इस तरह से यूनिट को डिफाइन करते हैं। तो यूनिट मतलब समझ में आ गया होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है, तो वह फिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसके रिस्पेक्ट में हम उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो यूनिट क्लियर हो गया हमारा। अब चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, कि हमारे पास किस किस तरह का यूनिट आया। सिस्टम ऑफ यूनिट, तो जो सबसे पहला यूनिट था हमारे पास एफपीएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम। इसमें मास को पाउंड में मेजर किया जाता था और लेंथ को फीट में, और जब फुट बोल सकते इसको, और टाइम को सेकेंड में, टाइम को सेकेंड में। दूसरा, फिर उसके बाद कौन सा सिस्टम आया, तो हमारे पास आया सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, इस सिस्टम में मास को ग्राम में मेजर किया जाता था और लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है। फिर उसके बाद आया एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में मास को किलोग्राम में मेजर किए जाते हैं, यानी इसका यूनिट किलोग्राम लेते हैं। लेंथ का यूनिट क्या लेते हैं हम लोग, तो मीटर लिया जाता है, और टाइम का यूनिट क्या लिया जाता है, तो ऑलवेज सेकेंड ले रहे हैं, तो अभी तक सेकेंड ही लिया जा रहा है। उसके बाद चौथा यूनिट आया एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम। तो ये क्या है, एसआई सिस्टम क्या है, तो एमकेएस सिस्टम का इम्प्रोवाइज वर्जन है, यानी कि एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें क्या किया जाता है, तो एमकेएस सिस्टम को एमकेएस सिस्टम के साथ 2 एडिशनल यूनिट हम लोग लेते हैं, जिसको हम लोग लेते हैं सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन यूनिट है
और प्लेन एंगल का रेडियन। इस तरह से एसआई सिस्टम क्या है, तो इनके सिस्टम का ही इम्प्रोवाइजर वर्जन है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड वर्जन है। जो सारा यूनिट इसमें है, जो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो इधर लिया गया है एमके सिस्टम में, वही यूनिट इधर एसआई सिस्टम में भी लिया गया है। सिर्फ दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी उसमें जोड़ दिया गया, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, और इस तरह से एसआई सिस्टम बन गया है। तो इस तरह से हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट का कैसे किस तरह से आया सिस्टम ऑफ यूनिट, ये पता चल गया कि धीरे धीरे कैसे एपीएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम आया, उसके बाद एमके सिस्टम आया, उसके बाद एसआई सिस्टम है। जो अभी हमारा सिस्टम चल रहा है वो एसआई सिस्टम है। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डायमेंशन क्या होता है ना, डायमेंशन का एनालिसिस करेंगे, डायमेंशन का यूज क्या क्या है ना, और फिर उसका क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, तो मैं आपका सत्येंद्र कुमार आपके क्यू से चैनल एजुकेशन इंजन पर स्वागत करता हूं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरह का वीडियो आपके साथ लाते रहें और आपके ज्ञान को बढ़ाते रहें। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, गुड नाइट।